नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक ज़हीन लेखिका मालती जोशी की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली कहानियों में से एक कहानी, वसीयत। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। ओमकार सीटी बजाते हुए घर में दाखिल हुआ ही था कि बरामदे में बैठे हरीश को देखकर एकदम से सकपका गया। अरे नमस्ते भैया, आज आप घर में कैसे हैं? तुम्हें कोई एतराज है क्या? हरीश ने कहा। तो ओमकार और भी ज्यादा सहम गया। उसकी हालत देखकर हरीश को हंसी आ गई और कहा, मैं तो खैर अपने ही घर में बैठा हूँ, पर आज आपकी सवारी इधर कैसे? कभी कभी भाभी जी से मिलने चला आता हूँ, ऐसे ही आ जाता हूँ। भाभी है ना भीतर? उसने पूछा और उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए सीधे भीतर चला गया। भीतर वाले ओसारे में माँ बेटी दोनों ही मिल गईं। ओमकार वहीं पास में बैठ गया और बोला, भाभी जी, बड़े भैया के पास कौन सी गाड़ी है? सेंट्रो है। क्यों? नीली वाली थी ना? पर आजकल वहां एक लाल गाड़ी खड़ी रहती है, खूब बड़ी सी। अपने छोटे भैया को जाकर बताओ। बेचारी भाभी करते उनका मुंह नहीं सूखता, और बेचारी भाभी दो दो गाड़ियां रखे हैं। चुप करो अम्मा, पता है ना वह आज घर में है। हाँ तो ओमकार, लाल गाड़ी तो है, पर कौन सी? ठीक से देख नहीं पाया भाभी, पास जाते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं। फाटक के बाहर खड़ा रहता हूँ तब भी। कुत्ते भी पाल लिए हैं, वह भी दो दो। यहाँ बच्चों को ठीक से दूध भी नसीब नहीं होता, वहाँ कुत्ते पाले जा रहे हैं, और दो दो कुत्ते पाले जा रहे हैं। रईसी और कैसी होती है भला? वह जैसी भी हो नानी जी, अब हम वहाँ नहीं जाएंगे। बड़ी जबरा कुत्ता है, हमको चीर डालेंगे। मैं गरीब बेमौत मारा जाऊंगा। 10-10 हजार के इंजेक्शन आते हैं, पता है ना आपको? मैं कहाँ से लगवाऊंगा? अरे, बड़े आदमियों के कुत्ते काटते हैं तो कुछ नहीं होता है, उनके खुद ही इंजेक्शन लगे रहते हैं। जो भी हो, अब हम वहां नहीं जाएंगे। कहता हुआ ओमकार उठकर बाहर आ गया। हरीश आराम कुर्सी पर पूर्ववत ही आंखें मूंद कर लेटे हुए थे, पर उनके कान भीतर की ओर लगे थे। ओमकार की आहट पाते ही वे उठ बैठे। बोलते हैं, ओमकार, तुम बड़े भैया के घर गए थे क्या? कुछ काम था वहां? बेचारा ओमकार बंगले झांकने लगा। खिसकने की भी राह नहीं मिली। हरीश लगातार उसकी ही ओर देख रहे थे। आखिर उसने हिम्मत की और कह दिया, हम कौन अपनी मर्जी से जाते हैं, हमें वहां नानी जी भेजती हैं। किस लिए भेजती हैं? हाल चाल जानने के लिए ही भेजती हैं, और क्या। तो भाभी जी कुछ चाय वाय पिलाती हैं कि सूखा ही टरका देती हैं तुम्हें? हम भीतर थोड़े ही जाते हैं, बाहर से ही देख दाख कर आ जाते हैं। अच्छा, बाहर से हालचाल पता चल जाता है? मरा डर के मारे भीतर जाता ही नहीं तो क्या करें, अम्मा जी ने एकदम कमरे में अवतरित होते हुए कहा। ओमकार ने जब भागने में ही कुशल समझी थी और वह जाने लगा। बोला, भैया जी, शाम को गैया हमें लगानी होती है, अब चलेंगे। और उत्तर की परीक्षा किए बिना ही वह बाहर निकल गया था। हरीश अब सास की ओर मुखातिब हुए। ओमकार की को अब बंगले पर भेजती हैं? ऐसा क्यों करती हैं? अरे तो क्या करें, उन्होंने बेहद दबे स्वर में कहा। तुमने तो वहां जाना ही छोड़ दिया। अकेली औरत, किसी को तो खोज खबर लेनी चाहिए कि नहीं चाहिए? हम लोगों के सिवा उसका यहाँ है ही कौन? खोज खबर ही लेनी थी तो किसी दिन माँ बेटी दोनों चली जाती ना। जासूसी करने की क्या जरूरत थी? जासूसी? अरे और क्या, आप जो कर रही हैं वह जासूसी ही तो कहलाती है। हरीश ने कहा
तो अम्मा जी मुंह बिचकाकर भीतर चली गईं। हरीश को बड़ा मजा आया। अरसे बाद सास को निरुत्तर करने का जो मौका मिला था, लेकिन सास को निरुत्तर करने की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। एक प्रश्न जो दिमाग में चक्कर काट रहा था उस पर हावी हो गया। बंगले पर जो नई गाड़ी आ गई है और 2 कुत्ते भी हैं। कुत्ते पालना कितना महंगा शौक है, यह तो उसे पता है। एक कुत्ते का खर्च 2 आदमियों के खुराक के बराबर होता है। फिर उनके साथ संभाल के लिए नौकर चाकर भी तो रखने पड़ते हैं। यह काम भाभी के बस का तो है नहीं। फिर पिछले 6 महीनों से यहाँ वहाँ का रुख भी नहीं किया है। वैसी कसम ही खा ली थी, पर इस बीच क्या इतनी बड़ी उथल पुथल हो सकती है? शालिनी और उसकी माँ दबी जुबान में कुछ कुछ कहती रहती हैं। क्या वह सही है? क्या मुझे इस बात का पता लगाना चाहिए? कुल 6 महीना पहले शुभम का रिजल्ट लेकर गया था। सोचा था भाभी से कहूँगा कि भैया का बहुत मन था कि शुभम इंजीनियर बने। अब उनका सपना आप ही पूरा हो जाएगा और इसमें आपको ही मदद करनी है। घर में खूब अच्छी रिहर्सल करके गया था, पर वहाँ माहौल ऐसा बिगड़ा कि कुछ कहना संभव ही नहीं हुआ। यह नहीं कि वहाँ स्वागत नहीं हुआ, स्वागत तो खूब अच्छे से हुआ। उन्होंने शुभम को खूब सारी बधाई भी दी। उसके लिए आशीर्वाद स्वरूप 500 का नोट भी लिफाफे में डाल कर दिया और चाय नाश्ता भी करवाया। पर सब कुछ ठंडा ठंडा सा था। उसमें संबंधों की वो उष्मा नहीं थी। वैसे भी उनमें सुसंवाद कभी था ही नहीं। पर भैया के रहते ये बातें सतह पर नहीं आई थी। अब तो जैसे सब कुछ सामने आ गया था। चाय के बाद वह शुभम को लेकर भैया के सपने की बात कहने की जा रहे थे कि भाभी ने ही कह दिया, चलो अच्छा हुआ, शुभम के रिजल्ट के बहाने सही तुम आए तो, नहीं तो देर ही के बाद तो तुम यहाँ का रास्ता ही भूल गए थे। जानते तो थे कि इस घर का एकमात्र कमाऊ सदस्य अब नहीं रहा। फिर एक आध बार आकर देखना तो था कि भाभी कैसी है, किस हाल में है। हरीश का सिर तो शर्म से झुक गया। वह अपनी सफाई में कुछ कहना ही चाहता था कि भाभी बोली, तुम्हें शायद डर लगा होगा कि भाभी कुछ मांग ना ले। यही है ना? ठीक कहा ना? मैं तुमसे क्या मांगती हरीश, जिसने पिता समान भाई की अंत्येष्टि के लिए भी दूसरों के सामने हाथ फैलाया था, उससे मैं क्या मांगती और भला वह मुझे क्या दे देता? सॉरी भाभी, पर उस समय हाँ सचमुच बहुत तंग था। उसने एक घुटी सी आवाज में इतना ही कहा। हाथ तो तंग होना ही था। तुम्हारी एटीएम मशीन जो बीमार पड़ी थी, अब तक तो तुम्हारी हर समस्या वे ही सुलटाते थे। बच्चों की फीस हो या साल भर का अनाज हो, सर्दियों के कपड़े हो या फिर छुट्टियों में कहीं जाना हो, सब कुछ तो वही करते थे। उन्हीं बातों को तुमको याद कर लेना चाहिए था। अपने भाई के लिए कुछ तो करते, कम से कम लकड़ी ही खरीद लेते तो मुझे अच्छा लगता। दोस्तों से उधारी की बात तुमने मुझसे बाद में कही, इससे अच्छा मुझसे ही मांग लेते। बाहर वालों के सामने उस राजा आदमी की बेइज्जती तो ना होती। इस कड़वे प्रसंग के बाद शुभम के लिए कुछ कहने का सवाल ही नहीं था। अब वह देहरी कभी नहीं चढ़ेगा ना, इसका उसने प्रण करके ही वह बाहर आया। बाद में पछताया भी कि 500 रुपये का लिफाफा ही क्यों नहीं फेंक दिया। वैसे भी भाभी के लिए मन में पहले दिन से ही एक पूर्वाग्रह सा था। समझ लिया था कि वे उन लोगों का सुख चैन ही छीनने के लिए आई हैं। भैया के आश्रय में तो एक आशास्विती सी थी, संभावनाएं भी थीं। वह एक कदम धूमिल होती दिखाई दी। इस घर में आने से पहले ही वे खलनायिका जो बन गई थी। पहली वाली भाभी जब 2 साल की लंबी बीमारी झेलकर भगवान को प्यारी हो गई, तो भैया एकदम टूट से गए थे। साल भर तक एकदम गुमसुम से वितराग बने रहे। पर इस अवसाद से उबरने के लिए उन्होंने अपने आप को काम में झोंक दिया, वह भी दुगने जोश से।
साल भर ही हुआ था कि घर की काया ही पलट गई। हर तरफ से जैसे सोना बरसने लगा। हरीश ने ठाठ से अपनी पढ़ाई पूरी की। धूमधाम से उसकी शादी हुई। माँ का मरण त्योहार भी शान से मनाया गया। बच्चों के जन्मोत्सव पड़ोसियों की ईर्ष्या के कारण ही बन गए थे। फिर सुना कि भैया शहर के बाहर एक बंगला खरीद रहे हैं, तो घर भर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग बंगले में रहने के लिए सपने देखने लगे थे। पुश्तैनी घर बड़ा था, पर था तो पुराना ही। उसकी मरम्मत सजावट पर काफी खर्च किया जाता रहा था, पर वह अपना पुरानापन नहीं छोड़ पा रहा था। गृह प्रवेश की तैयारियां चल ही रही थी कि भैया ने एक बार सबको चौंका दिया। बताया कि वे नई पत्नी के साथ ही गृह प्रवेश करेंगे। पुश्तैनी मकान उन्होंने हम सबको दिया। अंतःकरण से हरीश के ही नाम कर दिया था, पर उनकी इस दरिया दिली पर सबको तो जैसे सांप सूंघ गया था। और हरीश को बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था, और ना ही उसका परिवार, क्योंकि इस दान पत्र का साफ अर्थ यह था कि उन लोगों को पुराने घर में ही अब रहना होगा। सारे सपने धराशायी हो गए थे। आने वालों के प्रति मन कड़वाहट से भर गया था, क्योंकि उन्होंने सबका हक छीनने का जघन्य अपराध जो किया था। शाम को घूमने जाने के बहाने वह घर से निकल गया और सीधे बंगले पर पहुंचा। उसने गेट के पास स्कूटर रोकी ही थी कि कुत्तों ने सम्मिलित स्वर से भौंकना शुरू कर दिया। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था, पर वे शायद बरामदे की जाली में बंद थे। भीतर जाना कितना निरापद है, इस पर यह विचार ही आ रहा था कि एक बलिष्ठ हाथ उसकी गर्दन पर पड़ा। इतनी ठंड में भी उसके पसीने छूट गए थे। मुड़कर देखा, हाथों का मालिक भी उतना ही बलिष्ठ था और आग्नेय नेत्रों से उसे घूर रहा था। हेलो मिस्टर, दूसरों के घर में ताक झाक करते तुम्हें शर्म नहीं आती? यह दूसरों का घर नहीं है, मेरे भाई का घर है, उसने अपनी हिम्मत बटोरते हुए इतना ही कहा। कौन भाई? उसने अपने भैया का नाम बताया। वे तो अब नहीं है, पर भाभी तो है, मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। भाभी भी अब यहाँ नहीं रहती, यह बंगला मैंने खरीद लिया है। क्या बात करते हैं? दिन में आना, पेपर्स दिखा दूंगा, उन्होंने दबंग आवाज में कहा। लुटा पिटा सा अपनी जान छुड़ाकर हरीश वहां से चला आया। बाद में ध्यान आया कि भाभी के बारे में तो पूछा ही नहीं कि वे कहाँ गई हैं, पर अचानक पकड़े जाने के कारण उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी और उसे किसी भी तरह का होश ही नहीं रहा था। रात भर उसे इस कारण नींद ही नहीं आई। शालिनी से बात करना चाहता था, पर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। जानता था अम्मा जी हमेशा कान ही लगाए रहती हैं। सासू माँ की निरंतर उपस्थिति उसे पहली बार खल रही थी। इकलौती कन्या से शादी करते समय केवल उसे प्रॉपर्टी का ही ध्यान था। उसे यह नहीं पता था कि दहेज में अम्मा जी भी साथ में ही चली आएंगी। आई हैं तो चुपचाप बनी रहे, पर नहीं, हर घड़ी अपनी उपस्थिति दर्ज कराती ही रहती हैं। भैया तो पीठ पीछे उन्हें ललिता पवार ही कहते थे। शायद उनके आने के कारण ही दूसरी शादी करने के बाद उन्होंने अलग घर बनाने की सोची हो। बड़े भैया की इस शादी पर सबसे ज़्यादा वक्र दृष्टि अम्मा जी की ही थी। शादी के बाद भाभी के यहाँ 2 बार उम्मीद जगी थी, पर हर बार खुशियाँ आधे रास्ते से ही लौट गई थीं। और शालिनी ने इसका श्रेय अपनी माँ को दिया था। तब से हरीश को उनसे डर सा लगने लगा था। क्या भाभी इस राज को जानती हैं? क्योंकि उसके बाद से ही उनके व्यवहार में ठंडापन सा आ गया था। शादी के इन 15 सालों में वे मन से किसी से जुड़ ही नहीं पाई। उन्हें घमंडी करार दे दिया गया था, पर दूसरा पक्ष भी तो कम दोषी नहीं था। उसने इस खाई को पाटने की कभी कोई कोशिश ही नहीं की थी। दूसरे दिन सुबह सुबह वह मुंशी बाल मुकुंद जी के घर पहुंच गया।
देर होने से उनके काम पर निकल जाने का जो डर था। भैया के बाद कई वकीलों ने उन्हें हाथों हाथ ले लिया होगा। ऐसे कर्मठ और कुशल लोग आजकल मिलते कहाँ हैं। भैया का कोई काम या संदेश लेकर इस घर में कई बार आया है। इस बार उसका ललक से स्वागत हुआ, पर इस बार मुंशी जी का व्यवहार बड़ा ही रूखा लगा। दरवाजा तो उन्होंने ही खोला था, वहीं खड़े खड़े पूछ लिया, बोलो। बोलिए भी नहीं कहा था। एक क्षण को तो वह अप्रतिभ हो गया था, पर उसने दूसरे ही क्षण हठधर्मिता के साथ कहा, आपसे कुछ बात करनी थी। क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? अब मजबूरन मुंशी जी को अपना रास्ता छोड़ना पड़ा। हरीश भीतर आकर बैठ गया। बैठक का कमरा उसे कुछ बदला बदला सा लगा। बदला बदला सा या फिर परिचित सा, या फिर दोनों। हाँ बोलो, मुंशी जी ने उसे चिताया। वह कुछ व्यवस्थित हुआ और बोला, मैंने सुना है भाभी ने अपना बंगला बेच दिया है। हाँ, तुमने ठीक सुना है। 15 दिन पहले ही यह डील हुई है। हमें हवा तक नहीं लगने दी। मुंशी जी चुप बने रहे। हमारी रजामंदी की जरूरत भी नहीं समझी। ये कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी तो थी नहीं कि सबकी रजामंदी की ज़रूरत होती। वकील साहब की पर्सनल प्रॉपर्टी थी, वे उसे बेचें चाहे दान में दे दें। उन्होंने बंगला पत्नी के नाम कर दिया था, वह ही उसकी लीगल या नेचुरल वारिस भी थी। उन्होंने अपना बंगला बेच दिया, बस। और सामान का क्या किया? वह भी बेच दिया। वैसे भी इतना सारा सामान लेकर जाती कहाँ, कहाँ रखती? इसलिए ज़रूरत भर का रखकर बाकी सब बेच दिया। अच्छा सामान था, हाथों हाथ बिक गया। किसने लिया? दोस्तों ने, पड़ोसियों ने, परिचितों ने। जैसे हमने यह सोफ़ा सेट ले लिया, 2 पलंग और एक अलमारी भी ली है। तभी हरीश को यहाँ कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। हमसे तो पूछ सकते थे। उसने तड़प कर कहा, तुमसे पैसे तो नहीं मांग सकती थी ना, इसीलिए नहीं पूछा। इसलिए तुमने नहीं पूछा? उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तभी तो घर बेचना पड़ा उन्हें। इतना बड़ा घर मेंटेन करना मजाक थोड़े ही है। और तुम तो जानते हो तुम्हारे भाई कैसे शाह खर्च थे। बचत का नाम पर शून्य ही था। आखिर बची हुई जिंदगी वे गुजारती कैसे भला? कुछ तो उनको करना ही था, कुछ तो सोचना ही था ना। बरसी तक तो रुक जाती, बरसी तक तो रुक ही सकती थी। उन्हें ऐसी भी क्या जल्दी थी? जल्दी सामने वाली प्रॉपर्टी को थी। जो कि प्रॉपर्टी लेना चाहता था उस पार्टी को थी। उनके ज्योतिषी ने मुहूर्त निकाल दिया था। फिर जब जाना ही था तो आज किया और कल किया। भाभी अब कहाँ हैं? अपने भाई के पास। कल आना, उनसे पूछकर ही बता पाऊंगा। ठीक है? मतलब कि यह आदमी भैया के जाने के बाद भी अपना ईमान बनाए हुए हैं। उस दिन भाभी उल्हाना देते हुए कह तो रही थी, तुमसे तो वो मुंशी जी अच्छे हैं, अब कोई काम नहीं है, फिर भी 4-8 दिन में हालचाल पूछ जाते हैं। उसे आशा तो नहीं थी, पर मुंशी जी ने दूसरे ही दिन फ़ोन करके पता दे दिया था। नासिक के पास कोई जगह थी। ऑफिस के टूर का बहाना बनाकर वह चल पड़ा था। घर पर बताने की हिम्मत ही नहीं हुई थी। सच बात जानते ही एक विस्फोट सा जो हो जाता। जो कुछ हुआ उसमें 100% उसका दोष बताया जाता, उसकी अकर्मण्यता को कोसा जाता। मुंशी जी ने पता ठीक ठाक दिया था। ढूंढने में उसे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। शहर के बाहर एक कंपाउंड में 2 हाउसेस की लंबी कतार थी। गेट पर ही नाम लिखा था, वी शांति। नंबर उसके पास था ही, इसीलिए घर तुरंत ही मिल गया। 1 रूम किचन का वह छोटा सा घर था। इतने बड़े बंगले में सालों रहने के बाद भाभी यहाँ कैसे गुजारा करती होंगी, उसने सोचा। भाभी ने बड़े ही निर्मल निश्चल हंसी के साथ उसका स्वागत किया था। सारे ताने उल्हाने उस हंसी में ही तिरोहित हो गए। इतना ही कहा, इतनी सी जगह में आप गुजारा कैसे कर लेती हो? वे पूर्वत हंसकर बोली, हरीश,
आदमी को बस इतनी सी जगह ही दरकार होती है। हम बेवजह का फैलारा कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सामान इकट्ठा भी कर लेते हैं, पर अपने से ज़्यादा उस कबाड़ की साथ संभाल में ही लगे रहते हैं। और इस तरह से उन्होंने अपनी बात पूरी की। भाभी की तो भाषा ही बदल गई थी, फिर भी उसने अपने मन का कांटा निकाल ही लिया। आपने घर बेच दिया, कम से कम भैया की बरसी तक तो उस घर को उनको रहने देती। मरने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है कि बरसी कहाँ हो रही है। वैसे भी जो कुछ करना है तुम्ही को करना है, तो बरसी बाप दादाओं के घर में ही हो जाने दो। आप आओगी ना? मेरा तो उसमें कोई रोल है ही नहीं। मैंने अपनी तरफ से एक अनाथ आश्रम में पैसे जमा कर दिए हैं। हर साल उस तिथि पर आश्रम के बच्चों को अपनी ओर से भोजन मिल जाएगा। तुम भी जब तक बने श्राद्ध करते रहना, नहीं तो एक बार जाकर पिंडदान कराना। फिर कुछ करना भी नहीं पड़ेगा तुम्हें। भाभी ने चाय बनाई, नाश्ता करवाया। वही सलीका, वही अभिजात्य। जगह छोटी होने से उसमें कोई अंतर नहीं आया। वह चलने लगा, तब बोली, तुम आए मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आते रहना। हाँ, एक छोटा सा घर मैंने तुम्हारे भाई के पैसों से ही खरीदा है। जाते समय तुम्हारे ही नाम कर जाऊंगी। अगर कभी लगे कि बच्चों के साथ ट्यूनिंग ठीक से नहीं हो रही है, तो तुम और शालिनी यहाँ आकर रहना। बद्दुआ दे रही हो? नहीं, आशीर्वाद दे रही हूँ। बुढ़ापे में अपने सिर पर अपनी छत होना कितनी बड़ी नियामत है, यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। हरीश ने उनके पैरों को हल्के से स्पर्श किया और वह एकदम मुड़ गया। उस गरिमामयी महिला को इस तरह कातर होते देखना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। और इस तरह से ये कहानी यहीं समाप्त होती है। यह कहानी थी अपनों की, अपने रिश्तों की। एक पति के चले जाने के बाद एक स्त्री की, जिसको एक घर की ज़रूरत थी, अपनों की ज़रूरत थी। जिस तरह से उसके साथ जो घटना घटी, उसकी कहानी थी। इस कहानी को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।